नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। देखिए, इस चैनल पे हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के बारे में और आपको पता है कि हमारी जो ग्रेजुएशन वाली यूनिट्स हैं वो चल रही थी। सेकंड यूनिट हमारी चल रही है जिसमें एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इसके बाद ये जो सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगी। आज हम इस लास्ट टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद ये यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? बीच में जो है डिस्टर्बेंस आ गया था, डिस्टर्बेंस आपको पता है कि हमारी एक बुक है वो लॉन्च हो चुकी है जिसमें हम बात करते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। प्रॉपर आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए ये बुक है। इसमें अपन ने हिंदी और इंग्लिश के अंदर क्वेश्चंस डाले हैं। यदि मैं बात करूं तो प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको जिसमें 1500 प्लस पीवाईक्यूज भी हैं और साथ ही साथ आपको अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिल जाएंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी और साथ ही साथ हमने टीचिंग मेथड्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, आपको करना क्या है, यदि इस बुक की डेमो आपको देखनी है, डेमो पीडीएफ आपको देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे। वहाँ पे आपको फाइल्स वाले सेक्शन में जो पीडीएफ है वो देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपको फ्रंट पेज देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ हम इस तरीके का आपको पैटर्न में बता देता हूँ। एक पेज के अंदर इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको हिंदी में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। पीवाईक्यूज को हमने डाला है, वो सारी चीज़ आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। मैं सारी जो एक्सप्लेनेशन है इस बुक की वो कर दिया, आप वापस जाके देख सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं इस यूनिट में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जेनेटिक्स वाली यूनिट आपकी चल रही है। इसमें जो टॉपिक्स हैं हमने क्लियर कर लिए थे, जैसे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, प्रोकैरियोट्स हमने कंप्लीट कर लिया था और यूकैरियोट्स वाला जो है आपको अभी वो नहीं करना है क्योंकि वो सिलेबस में से हटा दिया। पिछली साल वो था, इस साल नहीं है, तो आपको नहीं करना है। इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये हमने कंप्लीट कर लिया। मैटरनल इनहेरिटेंस को भी हमने कंप्लीट कर लिया, पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक अपना रहने वाला है वो ये रहेगा, म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल एवर्शन। दो टॉपिक हैं इसके अंदर हम देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% देखने के लिए मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है म्यूटेशन से आपको 100% देखने को मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने के लिए मिल सकता है, तो ध्यान से पढ़ें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बेसिकली म्यूटेशन होता क्या है, फिर हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे कौन कौन से जुड़ा हुआ है, फिर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉजेज की कि आखिर में जो म्यूटेशन है उनके क्या क्या गुण होते हैं और क्या क्या इसकी कॉजेज होती हैं। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस यानी म्यूटेशंस किस किस प्रकार के या कितने प्रकार के होते हैं, और हम म्यूटेशंस की भी बात करेंगे, म्यूटेशंस क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि भाई जीन म्यूटेशन क्या होता है, उनके एग्जांपल से बात कर लेंगे और लास्ट में हमारा जो टॉपिक रह जाता है क्रोमोसोमल एवर्शंस, जिसमें अपने स्ट्रक्चर और न्यूमेरिकल की यहाँ पे बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले म्यूटेशन की परिभाषा यानी डेफिनेशन की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो सुनना, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि म्यूटेशन जो है डीएनए या फिर जीन में होने वाले अचानक परिवर्तन है। अचानक होते हैं, स्थायी होते हैं और वंशानुगत परिवर्तन होते हैं। ध्यान रखना, ये जो स्थायी वाला पॉइंट है ये आपको हाईलाइट करके रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कथन वाला प्रश्न बन सकता है। कैसे बनेगा सुनना, कि कथन आएगा आपका कि म्यूटेशन डीएनए या जीन में होने वाले स्थायी परिवर्तन होते हैं। अब वो इस तरीके से 2-3 कथन दे देगा और वहाँ आपसे पूछेगा कि ये कथन सत्य है असत्य है। तो ध्यान रखना कि म्यूटेशन जो होते हैं वो स्थायी परिवर्तन होते हैं और अचानक रूप से होने वाले परिवर्तन होते हैं और वंशानुगत रूप से ये आगे चलते रहते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये चले जाते हैं। आगे क्या होता है कि ये जो परिवर्तन होते हैं ये ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप को चेंज कर देते हैं और फिनोटाइप को भी ये चेंज कर देते हैं। यानी कि जो जीन्स की स्ट्रक्चर होती है या फिर जो उसका जीनोटाइप होता है, जीन का जो नंबर होता है उसको भी चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ ये फिनोटाइप यानी कि उसकी बाहरी जो संरचना होती है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो म्यूटेशन, जिससे अपन हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका इंग्लिश जो हिंदी है वो भी यहाँ पे लिख देता हूँ। म्यूटेशन को अपन हिंदी में कहते हैं क्या बेटा? उत्परिवर्तन कहते हैं। तो उत्परिवर्तन होते क्या है? डीएनए और जीन में होने वाले अचानक स्थायी और वंशानुगत परिवर्तन होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों को बदल सकते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया गया है तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और पहले हमने जितनी भी क्लासेस ली हैं उनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी गई है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। भाई आखिर में म्यूटेशन की क्या इतिहास रहा है, इसकी पता कैसे चला, तो उन हमें की बात कर लेते हैं। देखना, हुआ क्या कि उत्परिवर्तन की जो अवधारणा है इसका सबसे पहले 1901 में ह्यूगो डिवरीज ने बताया था। यानी कि ह्यूगो डिवरीज नाम के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जब जेनेटिक्स की शुरुआत हुई थी उस समय जो जॉन मेंडल थे उनके जो नियम थे उनको आगे बढ़ाया था, आगे परिवर्तन देखे थे उन्होंने, उस नियमों को आगे प्रयोग करके देखा था, तो तब उन्हें इस उत्परिवर्तन के बारे में पता चला। तो इसका जो श्रेय है अवधारणा का, सबसे पहले श्रेय किसको जाता है? ह्यूगो डिवरीज को जाता है। ध्यान रखना, उन्होंने क्या किया था, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, जिसको अपन इवनिंग प्रिमरोज प्लांट कहते हैं, पर प्रयोग किया और ये देखा कि कुछ लक्षण अचानक उत्पन्न हो रहे हैं। यानी कि कुछ लक्षण ऐसे हैं जो अचानक यानी कि सडनली जो है चेंजेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। पहले हमने कुछ नहीं देखा था और जो हम देखते हैं कि परिवर्तन होते हैं वो थोड़े से लॉन्ग टर्म में होते हैं, लेकिन हमने क्या देखा, कुछ परिवर्तन अचानक हो रहे थे। ह्यूगो डिवरीज ने ये चीज़ देखी थी और वो फिर क्या कर रहे हैं कि वही लक्षण अचानक परिवर्तन हुए और परिवर्तन ही अगली पीढ़ी में चले गए। यानी कि फिर उसने ये परिभाषा दी और परिभाषा देने के बाद उसने क्या बताया कि भाई
ये जो चेंजेस हैं ये सडनली होते हैं, ये परमानेंट होते हैं और ये अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि भाई म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी, तो आपको पता होना चाहिए ह्यूगो डे व्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी को दिया था। तो म्यूटेशन थ्योरी के अनुसार क्या होता है, सुनना कि इवोल्यूशन केवल ग्रेजुअल नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी जो अचानक परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो सडन जो चेंजेस हैं, उनसे नई स्पीसीज भी बन सकती है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि जो विकास हो रहा है वो लगातार हो रहा हो, सतत हो रहा हो, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सडन चेंजेस आ जाते हैं और उनसे एक नई स्पीसीज जो है इजाद हो जाती है, उसका विकास हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज मैंने किसमें लिख दी, इंग्लिश में लिख दी, तो आप आसानी से देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि भाई म्यूटेशन से जुड़े हुए वैज्ञानिक कौन कौन से थे, तो ध्यान रखना म्यूटेशन एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपसे पूछेंगे भाई म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी, तो आपको पता होना चाहिए ह्यूगो डे व्रीज ने दी थी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखना कि कौन से पादप पर उसने प्रयोग करते हुए ये थ्योरी दी थी, तो ध्यान रखना ओएनोथेरा लेमार्कियाना, जिसे अपन इवनिंग प्रिमरोज प्लांट कहते हैं, इस पर प्रयोग कर रहे थे, तब इन्होंने कुछ परिवर्तन देखे थे, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम बात करते हैं तो एच जे मुलर नाम के साइंटिस्ट आते हैं 1927 के अंदर। इन्होंने क्या किया था, एक्सरेज के द्वारा इंड्यूस म्यूटेशन को सिद्ध किया था, यानी कि जो पहला वाला पिक्चर हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो डीएनए है हमारा, ये डीएनए है, इस पे इन्होंने क्या किया, एक्सरेज को डाला, ठीक है, इसको डाला, इस पे इन्होंने एक्सरेज को डाला, और एक्सरेज डालने के बाद इसमें जो है इन्होंने क्या किया, चेंजेस देखे और इसको क्या कर दिया, इंड्यूस्ड कर दिया, ठीक है, इंड्यूस्ड क्या कर दिया, इसको इंड्यूस कर दिया, यानी कि उत्प्रेरित कर दिया, उसको उत्प्रेरित करने के बाद इसमें क्या देखा इन्होंने, परिवर्तन आ गए, चेंजेस आ गए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एच जे मुलर नाम के साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, एक्सरे द्वारा इंड्यूस म्यूटेशन को सिद्ध किया था, यानी कि म्यूटेशन को अपन इंड्यूस भी कर सकते हैं। इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना, बेटा क्या होता है, प्रेरित करना। किसी चीज को हम प्रेरणा देते हैं, ठीक है, तो हम उसे जबरदस्ती करवा रहे हैं, तो इन्होंने जबरदस्ती किस तरीके से करवाया, एक्सरे उसके ऊपर डाली, जिससे जो म्यूटेशन था वो क्या हो गया, प्रेरित हो गया, इंड्यूस हो गया, ठीक है। इसके बाद अगले साइंटिस्ट आते हैं वॉटसन एवं क्रिक, जो कि 1953 के अंदर आए। इन्होंने क्या बताया, डीएनए स्ट्रक्चर की खोज की, जिससे म्यूटेशन को मॉलिक्यूलर लेवल पर समझा गया। पहले अपन देख रहे थे कि भाई ये जो चेंजेस हैं ये किस तरीके से हो रहे हैं, तो हमने क्या देखा कि किसी की अपन ने फिनोटाइप देखी, किसी के भौतिक लक्षण देखे, उससे हमने बता दिया कि भाई इसमें कोई ना कोई चेंज हुआ है, या फिर हमने उसकी जीनोटाइप देखी तो हमें पता चल गया भाई इसकी जीन की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गई है, तो हमें थोड़ा सा पता चल गया। लेकिन वॉटसन और क्रिक ने जब हमें ये बता दिया कि भाई जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स होता है, इसकी स्ट्रक्चर हमें पता चल गई, तो तब हम म्यूटेशन को मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके समझ सके। तो ये वैज्ञानिक भी किससे जुड़े हुए हैं, म्यूटेशन से जुड़े हुए हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आता है वो आता है बीडल और टॉटम का। यहाँ से प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया है, ध्यान रखना। इन्होंने जो एंजाइम जो थ्योरी दी थी वो कौन सी थी, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। यहाँ से क्वेश्चन बना था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रखना कि वन जीन वन एंजाइम थ्योरी किसने दी थी, तो बीडल एवं टॉटम नाम के साइंटिस्ट ने दी थी। इन्होंने ये अवधारणा देते हुए क्या बताया था कि म्यूटेशन से जीन फंक्शन बदलता है, ठीक है, यानी कि एक जीन में यदि परिवर्तन करना हो तो उसके लिए कौन एक एंजाइम जो है वो जिम्मेदार होता है, ये इन्होंने अवधारणा दी थी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं बेटा उत्परिवर्तन के लक्षणों के ऊपर, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूटेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। और यहाँ से जो है कथन कारण वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बनने के चांसेस होते हैं, और सही और गलत कथन वाले कारण जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी यहाँ पे बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। तो सुनना, सबसे पहला लक्षण ये है कि भाई जो म्यूटेशन होता है वो सडनली होता है, यानी कि वो अचानक होने वाला परिवर्तन है। पहले कोई भी आपको पूर्व संकेत देखने के लिए नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको हल्का सा एक हिंट मिल जाए कि भाई अब म्यूटेशन होने वाला है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो म्यूटेशन हमेशा कैसे होते हैं, सडनली होते हैं, अचानक होते हैं। दूसरा, म्यूटेशन हमेशा कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं यानी स्थायी होते हैं, और अगली पीढ़ी में ये बने रहते हैं, ध्यान रखना। अगला होता है तो ये रेयर होते हैं यानी रेयरली होते हैं, दुर्लभ होते हैं, सामान्यतः कम फ्रीक्वेंसी पर होता है। रेयरली होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत जनरली ये देखने के लिए मिल जाए, हर किसी के अंदर देखने के लिए मिल जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कोई लाखों में से एक किसी के अंदर कोई म्यूटेशन हुआ होगा तो उस तरह की बीमारी या फिर उस तरह की डिजीज हमें देखने के लिए मिल जाएगी। अगला होता है कि ये यादृच्छिक होते हैं, यानी कि रैंडमनेस हमें इनके लिए देखने के लिए मिलती है। हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि हमें किसी चीज़ की नीड है, किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हम म्यूटेशन करा लें, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। आवश्यकता के अनुसार हम इन्हें नहीं करा सकते, ये रैंडमनेस होती है, यानी कि ये यादृच्छिक रूप से होते हैं। अगला होता है तो ये वंशानुगत होते हैं, हेरिटेबल होते हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफर होते रहते हैं। यदि ये जर्म सेल के अंदर हुए हैं तो ये अगली पीढ़ी में 101% ट्रांसफर होंगे, ध्यान रखना। अगला, हानिकारक होते हैं, लाभकारी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। इफेक्ट जो है वो अलग अलग हो सकता है, यानी कि कई म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो हानिकारक होते हैं, जिनसे हानि पहुंचती है, जैसे कोई डिजीजेस हो गई, कोई डिसऑर्डर हो गया। अगली कोई लाभकारी हो जाता है, कोई अच्छी चीज हो गई, चेंजेस के कारण ये पता नहीं होता पहले से, ठीक है। कुछ ऐसे न्यूट्रल भी होते हैं जिनसे ना तो हानि हो रही होती है, ना ही कोई लाभ हो रहा होता है, ना तो कोई फायदा है, ना ही कोई नुकसान है। तो इनके जो इफेक्ट्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये कभी भी रिवर्सिबल नहीं होते हैं।
सामान्यतः वापस नॉर्मल नहीं होता। एक बार जिसके डीएनए में म्यूटेशन हो गया, जिसके जीन में म्यूटेशन हो गया, वो वापस पहले जैसा नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। तो ये रिवर्सिबल नहीं होता, यानी कि इरिवर्सिबल होता है। अब यहाँ से कथन कारण वाले जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनेंगे सुनना। आपको 4 कथन दे दिए जाएं कि म्यूटेशन अचानक होने वाली प्रक्रिया है, म्यूटेशन अस्थायी होने वाली प्रक्रिया है या फिर अस्थायी रूप से होने वाली प्रक्रिया है, म्यूटेशन यादृच्छिक रूप से होने वाली प्रक्रिया है, और म्यूटेशन रिवर्सिबल होता है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें से कितने कथन सही हैं और कितने कथन गलत हैं। तो जहां भी आपके शॉर्ट नोट्स लिख रहे हो, जहां भी आपने शॉर्ट नोट्स लिख रखे हो, वहां पे इन चीज़ों को आप ध्यान रख लें, इनको इंपॉर्टेंट है ध्यान रख लें और वहां पे इनको नोट डाउन कर लें, ठीक है। बाकी आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो म्यूटेशन के कारण क्या है भाई, क्यों होता है ये म्यूटेशन, हमें क्यों देखने के लिए मिलता है, उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन होने के मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। पहला होता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, ठीक है, और दूसरा होता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस तो अपन अभी पढ़ चुके थे, यानी कि ये प्रेरित, यानी कि इसको हमने करवाया, ये हुआ नहीं है, इसको हमने इंड्यूस्ड किया है। और एक होता है स्पॉन्टेनियस, यानी कि हमें पता नहीं था, ये अचानक होने वाले परिवर्तन होते हैं। तो ये म्यूटेशंस जो है वो बिना किसी बाहरी कारण के होते हैं, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में गलती हो गई। अब डीएनए रेप्लिकेशन अपन तो करवाते नहीं है, एक सेल जो है ऑटोमेटिक डीएनए रेप्लिकेट करती है, डीएनए रेप्लिकेशन प्रक्रिया चलती रहती है। बाई चांस उसमें किसी भी कारणवश, हम आगे बात करेंगे म्यूटेशंस की बात करेंगे, उन म्यूटेशंस के प्रभाव से वो रेप्लिकेशन गलत हो गया, तो डीएनए रेप्लिकेशन में यदि गलती हो गई तो वहां पे म्यूटेशन हो जाएगा। अब ये म्यूटेशन कैसे हुआ है, क्या किसी बाहरी कारण की वजह से हुआ है, नहीं। तो ऐसे म्यूटेशन को अपन क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहेंगे। दूसरा बेस मिसपेयरिंग, यानी कि बेस जो है आपस में पेयरिंग करते हैं, ठीक है, जैसे ए जो है वो टी से जुड़ता है और जी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड सी से जुड़ता है। अब बाई चांस गलती से ए तो जुड़ गया सी से और जी जुड़ गया किसे, टी से। ऐसी यदि हो जाती है तो इसको अपन क्या कहते हैं, मिस पेयरिंग कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं अपन इसको, मिस पेयरिंग कहते हैं, यानी कि ये गलत जोड़ा बन चुका है। तो यदि अब ये गलत जोड़ा हमने तो बनाया नहीं, ऐसा तो नहीं था कि हमने ए के बगल में सी रख दिया तो ये जुड़ गया, जी के बगल में टी रख दिया तो जुड़ गया। ये सारी नेचुरल प्रोसेस होती है। लेकिन यदि इसमें गलती हो जाए किसी भी म्यूटेशंस के प्रभाव से, यानी किसी भी उत्प्रेरक जन के प्रभाव से ये हो जाए, तो उसको अपन कौन सा म्यूटेशन कहेंगे, उसको अपन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। ये म्यूटेशन जो है वो नेचुरल होते हैं और कम फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, तो दूसरा आता है हमारे सामने इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जिसको अपन प्रेरित कहते हैं, यानी कि इसको हमने करवाया है, ये नेचुरली नहीं हुआ है, इसको हमने करवाया है, इसलिए हमने इसका क्या नाम रख दिया भाई, ये इंड्यूस्ड म्यूटेशन हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। जब कोई बाहरी कारक म्यूटेशन कराता है तो उसे इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहते हैं। जैसे कि बात कर लें हम, कोई यूवी लाइट हो सकती है, कोई रेडिएशन हो सकती है, या फिर कोई केमिकल हो सकता है, ठीक है। इससे होगा क्या, इन तीनों के प्रभाव से, इनको अपन म्यूटेशंस कहेंगे, आगे हम बात भी करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहेंगे। चाहे यूवी लाइट आ गई बच्चे के ऊपर, कोई रेडिएशन, जैसे अपन हम देखते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सरे कराती हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है, डॉक्टर से सलाह दी जाती है कि बहुत ज़्यादा एक्सरे ना करवाएं, एक लिमिटेड जितना डॉक्टर रिकमेंड करता है उतने ही आप एक्सरे करवाएं, अपनी मर्जी से कोई भी सोनोग्राफी या फिर कोई भी एक्सरे आप ना करवाएं। तो ऐसी रेडिएशंस हो गई, कोई केमिकल्स आपने यूज़ कर लिया, मदर ने कोई केमिकल ऐसा ले लिया, कोई गोली ऐसी ले ली जिसमें कोई ऐसा केमिकल था जिसकी वजह से म्यूटेशन होने के चांसेस होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ये इंड्यूस्ड होते हैं। दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस, मैंने आपको ये बताया था, यानी डीएनए रिपेयरिंग में कोई एरर हो गया, ट्रांसक्रिप्शन में कोई एरर हो गया, पॉलीमराइजेशन में कोई एरर हो गया, या फिर रेप्लिकेशन में कोई एरर हो गया। तो ये सारी चीज़ें कैसी हो रही हैं, ये नेचुरली हो रही हैं, तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम म्यूटेशंस की बात करेंगे, यानी कि उत्परिवर्तनकारी कारक, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि उत्परिवर्तन को कराती हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उत्परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। देखना, म्यूटेशंस वे भौतिक, रासायनिक या जैविक कारक होते हैं जो डीएनए की संरचना या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में परिवर्तन करके म्यूटेशन की दर यानी म्यूटेशन की रेट को बढ़ा देते हैं, म्यूटेशंस कहलाते हैं, ठीक है। यानी म्यूटेशंस होते क्या हैं, तो कोई भी ऐसा फिजिकल या फिर केमिकल या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है जो डीएनए की स्ट्रक्चर को चेंज कर दे या फिर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को चेंज कर दे। तो जो उससे क्या होगा कि म्यूटेशन की दर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसको अपन क्या कहते हैं, म्यूटेशंस कहते हैं। म्यूटेशंस जो है वो सामान्यतः क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की तुलना में कई गुना अधिक म्यूटेशन उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि मान के चलिए एक तरफ हो रहा है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम कर रहे हैं कि किसी कोई म्यूटेशंस की वजह से कोई म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। तो तुलना यदि हम दोनों की करेंगे तो जो म्यूटेशंस की वजह से हो रहा है वो कई गुना अधिक होगा बजाय किसके, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के, क्योंकि प्राकृतिक रूप से ऐसा कम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। अब हम म्यूटेशंस का वर्गीकरण देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो इन्हें 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, ठीक है। पहला होता है फिजिकल म्यूटेशंस, दूसरा होता है केमिकल और तीसरा होता है बायोलॉजिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला होता है फिजिकल, फिजिकल में आपकी आती हैं कोई रेज आ गई, ठीक है, कोई रेडियो एक्टिव रेज आ गई आपकी, या फिर कोई रेडियो एक्टिव
एलिमेंट आ गया, ये सारे कैसे होते हैं, फिजिकल होते हैं। इसके अलावा यदि हम केमिकल की बात करें तो कोई भी ऐसा केमिकल जिसके संपर्क में आप आ रहे हो, चाहे वो बेस एनालॉग्स हो गया, इंटर कैलेटिक एजेंट्स हो गए, मेटल आयंस हो गए, ठीक है, जैसे कि प्रदूषण के पास वाली जगह पे यदि आप रह रहे हो, प्रेग्नेंट वुमेन रह रही है और वही पानी वो यूज कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मेटल आयंस होते हैं वो उसकी बॉडी में जाएंगे, और बॉडी में जाने के बाद वो बच्चे के अंदर भी जाएंगे, क्योंकि वही ब्लड बच्चे के अंदर पास हो रहा है, तो वहां से वो क्या एक म्यूटेशंस का रोल प्ले कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो उसके डीएनए में चेंजेस करा दें और म्यूटेशन हो जाए, ठीक है, या फिर एल्किलेटिंग एजेंट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बायोलॉजिकल की बात करें तो कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी वायरस ऐसा है जो कि म्यूटेशन करा सकता है, ठीक है। चलिए हम एक एक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल म्यूटेशंस की बात कर लेते हैं। तो फिजिकल म्यूटेशंस में वे कारक होते हैं जो रेडिएशन के रूप में कार्य करते हैं और डीएनए को प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। फिजिकल म्यूटेशंस में हम बात करें तो जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, एक्सरेज हो गई, गामा रेज हो गई, या फिर कॉस्मिक रेज हो गई, ठीक है। रेडियोएक्टिव रेज में गामा, अल्फा, बीटा, ये सारी रेज आ जाती हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो देखना यूवी रेज डीएनए में थाइमिन डाइमर बनाती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्स रेज और गामा रेज डीएनए में ब्रेक्स यानी कि सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंड उत्पन्न कर सकती हैं, यानी कि उसको तोड़ सकती हैं बीच में से, एक्स रेज और गामा रेज। इसलिए ये सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा कि आप कम से कम एक्सरे के संपर्क में आए, कम से कम आप एक्सरे कराएं। जब तक डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे तब तक किसी भी प्रकार का एक्सरे आप ना कराएं, सोनोग्राफी कम से कम कराएं आप, ठीक है। इससे क्या होता है, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में एरर आने के चांसेस आ जाते हैं। यूवी रेडिएशन जो है वो क्या करती है, कैंसर को कॉज करती है, स्किन कैंसर को क्या करती है, कॉज करती है। और जो एक्सरे होती है वो इंड्यूस कर सकते हैं कि उसको म्यूटेशन को, डिमॉन्स्ट्रेट बाई एच.जे. मुलर, ठीक है। इन्होंने, हमने पहले भी पढ़ा था कि एच.जे. मुलर था, उसने एक्सरे के द्वारा ही म्यूटेशन को क्या करा था, इंड्यूस कराया था, यानी कि उसने ये प्रयोग करके बता दिया कि आप यदि एक्सरे के संपर्क में जाओगे तो आपका म्यूटेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसने प्रयोग करके सिद्ध कर दिया था। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से बचने की सलाह दी जाती है। तो ये सारे जो म्यूटेशंस हो गए, ये कौन से हो गए, ये फिजिकल म्यूटेशंस हो गए। ऐसे ही यदि हम केमिकल की बात करें, केमिकल की देखना, केमिकल म्यूटेशंस होते हैं वे ऐसे केमिकल या रसायन होते हैं जो डीएनए बेसिस यानी डीएनए के जो क्षार होते हैं उनके साथ क्रिया करके, रिएक्शन करके बेस पेयरिंग को बदल देते हैं, यानी कि जो क्षार का क्रम है उसको चेंज कर देंगे, और जो न्यूक्लियोटाइड चेंज है उसमें, सॉरी, जो सीक्वेंस है उसमें भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। कौन कौन से ऐसे प्रमुख यानी कि मुख्य केमिकल म्यूटेशंस कौन कौन से, तो सबसे पहले होता है बेस एनालॉग्स। देखना, जैसे हो गया 5 ब्रोमोरिसल, ठीक है। पहले ही हम यदि बात करें तो पहला होता है बेस एनोलॉगस, तो इसमें कौन सा आता है, 5 ब्रोमो यूरेसिल। ये क्या करता है, ये डीएनए में सामान्य बेस की जगह जुड़ जाते हैं और गलत पेयरिंग कराते हैं, ध्यान रखना। दूसरा होता है डी एमिनेटिंग एजेंट, ये क्या होते हैं, जैसे नाइट्रस एसिड हो गया, ये क्या करते हैं, ये बेस से अमीनो ग्रुप हटाकर बेस को ही बदल देते हैं, तो ध्यान रखना। आगे हम बात करें एल्किलेटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि ईएमएस होता है, एथिल मेथिन सल्फोनेट, या फिर मस्टर्ड गैस हो गई, ये क्या करते हैं, ये डीएनए बेस में, जो डीएनए बेसिस होते हैं उनमें क्या करते हैं, एल्किल ग्रुप जोड़कर मिस पेयरिंग कराते हैं। इसके बाद इंटरकैलेटिंग जो एजेंट्स होते हैं, जैसे एसिडीन हो गया, एसिडीन डाइज हो गई, या फिर प्रोवेल्फिन, प्रोफ्लेविन हो गया, ये क्या करते हैं, ये डीएनए के बेस पेयर के बीच इंसर्ट होकर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कराते हैं। अभी हम बात करेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, उसकी भी हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, केमिकल म्यूटेशंस हैं। तो इनको भी आप जहाँ भी आप शॉर्ट नोट्स लिख रहे हो वहाँ पे इस चीज़ को मेंशन कर लें, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने नोट्स जो है इंपॉर्टेंट बनाए हैं, तो आप इस चीज़ को मेंशन कर लें। हो सकता है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के मिल जाए। क्वेश्चन कैसा मिलेगा, सुनना, कि नाइट्रस एसिड किस प्रकार का केमिकल म्यूटेशंस है। बहुत ही अच्छा लेवल का पेपर बनता है, तो ऐसा बन सकता है, सुनना, कि नाइट्रस एसिड किस प्रकार का केमिकल म्यूटेशंस है, या फिर किस प्रकार का रासायनिक उत्परिवर्तन कार्य है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, डी एमिनेटिंग एजेंट्स है। बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर बनता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम बात करेंगे बायोलॉजिकल म्यूटेशंस की, ठीक है, म्यूटेशंस की बात करेंगे हम यहाँ पे, कि जैविक उत्परिवर्तन कारक कौन से हैं। तो बायोलॉजिकल म्यूटेशंस कौन से होते हैं, वे जीव होते हैं या फिर जेनेटिक एलिमेंट्स, दोनों में से कोई भी हो सकता है, जो डीएनए में इंसर्ट होकर म्यूटेशन उत्पन्न करते हैं, यानी कि कंडीशन है कि इनका इंसर्ट होना जरूरी है, ठीक है। हम यदि बात करें तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले वायरसेस हो सकते हैं, ट्रांसपोसोन्स जिन्हें अपन जंपिंग जीन्स कहते हैं वो हो सकते हैं, या फिर कुछ मामलों में बैक्टीरिया को भी कंसीडर कर सकते हैं। मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है, तो देखना, वायरसेस क्या करते हैं, होस्ट टू डीएनए में अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट कर देते हैं। आपने जब वायरस की लाइफ साइकिल पढ़ी होगी तो उसमें यह बताया गया होगा कि वायरस जब भी किसी होस्ट पे अटैक करता है तो सबसे पहले वहां पे जो सेल की साइकिल चल रही है उसको अपने हाईजैक कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, और अपना जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, उस जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन वो वहाँ पे स्टार्ट कर देता है। तो जो हमारी सेल साइकिल होती है, हमारी जो सेल की साइकिल्स होती हैं, उनको वहाँ पे वो स्टॉप कर देता है, और अपनी जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको इंसर्ट करा के हमारी जो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेल
जो है रेप्लिकेट करना शुरू कर देती है। ठीक है, ट्रांसपोसोन्स जो है वो जीन सीक्वेंस को क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, जिन्हें अपन जंपिंग जीन्स भी कह देते हैं। तो इस प्रकार से जैविक उत्परिवर्तनकारी कारक जो है वो म्यूटेशंस को करवाते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं जीन उत्परिवर्तन के बारे में, जिसे जीन म्यूटेशन कहते हैं। तो सुनना होता क्या है कि वह परिवर्तन जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में होता है उसे अपन जीन म्यूटेशन कहते हैं। यह कैसे होता है, तो यह म्यूटेशन सिंगल जीन को प्रभावित करता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है लाइन, और प्रोटीन की संरचना और कार्य यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन को बदल सकता है। हमें पता है कि जब भी कोई जीन का फॉर्मेशन होता है या कोई भी आगे प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनेगी तो उसमें होता क्या है कि सबसे पहले हमारे पास डीएनए होता है। ठीक है, उस डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। ठीक है, और उस एमआरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। ये हमने पढ़ लिया, सेंट्रल डॉगमा है ये। तो डीएनए से जो आरएनए बनता है इसको अपन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको अपन ट्रांसलेशन कहते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, सुनना कि यदि इस डीएनए में ही म्यूटेशन हो गया, यानी कि इसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसमें ही कोई चेंज हो गया, तो होगा क्या, ये एमआरएनए चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये एमआरएनए चेंज हो गया तो ये जो प्रोटीन है इसकी स्ट्रक्चर बदल जाएगी और इसके फंक्शंस भी क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो जीन म्यूटेशन में क्या होता है कि सबसे पहले एमआरएनए बदलता है, फिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल जाता है और प्रोटीन का फंक्शन भी क्या होता है, प्रभावित होता है। यदि हम इस जीन म्यूटेशन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये दो मुख्य बड़े वर्गों में इसको बांटा जाता है। पहला होता है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन हमें समझ में आ रहा है, जैसे मान के चलिए ये कोई जीन है, इसके एक विशेष बिंदु पर यानी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंजेस होता है, कोई म्यूटेशन होता है, तो उसे अपन पॉइंट म्यूटेशन कह देते हैं। और दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, यानी कि पूरी जो सीक्वेंस है वही चेंज हो जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉइंट या फिर सॉरी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। इसकी हम डिटेल में बात करते हैं। पहले हम पॉइंट म्यूटेशन को देख लेते हैं, जिसे अपन बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन वह म्यूटेशन होता है जिसमें डीएनए के केवल एक न्यूक्लियोटाइड या एक बेस पेयर में परिवर्तन होता है। यह म्यूटेशन प्राय बेस सब्स्टिट्यूशन के कारण होता है, यानी कि जो बेस होते हैं, जो क्षार होते हैं, वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, उनको प्रतिस्थापित कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। एग्जाम्पल की हम यदि बात करें तो जैसे सिकल सेल एनीमिया है, इसमें होता क्या है कि बनना चाहिए ग्लूटामिक एसिड लेकिन बन जाता है वेलिन। ठीक है, यानी कि सॉरी, जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसके स्थान पर कौन आ जाता है, वेलिन आ जाता है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की जो प्रोसेस है वो हो गई है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन की प्रोसेस हो गई है, ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ गया है, वेलिन यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो रोग कौन सा हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। जैसे कि हमें पता है कि आरबीसी जो है वो अंडाकार होती है। ठीक है, लेकिन इसमें कैसी हो जाती है, वो शिकल शेप हो जाती है, कुछ इस तरीके की आरबीसी हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, दूसरे हम बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि जब न्यूक्लियोटाइड का इंसर्शन या फिर डिलीशन हो जाए, यानी कि कोई भी न्यूक्लियोटाइड है या तो वो एक्स्ट्रा इंसर्ट हो जाए उसके अंदर या फिर वो क्या हो जाए, वहां से डिलीट हो जाए, इससे क्या होता है, पूरा रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो जाता है। बात कर लेते हैं हम। ठीक है, देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है गुणसूत्रीय विकृतियां, यानी कि अब जो सारे चेंजेस होंगे वो गुणसूत्र के ऊपर होंगे। अभी जो म्यूटेशन हो रहे थे वो जीन के अंदर हो रहे थे, अब क्या होगा, यहाँ पर गुणसूत्र के अंदर विकृतियां आ जाएंगी, जिससे किसी भी पर्सन का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का या तो जीनोटाइप चेंज हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, फिनोटाइप जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखना क्रोमोसोमल एवर्शंस वे परिवर्तन होते हैं जो क्रोमोसोम की संरचना या फिर संख्या में होते हैं। ध्यान रखना, दो ही चीजों में परिवर्तन होंगे, केवल संरचना में या फिर किसमें, नंबर में। ये परिवर्तन एक से अधिक जीन्स को प्रभावित करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है इस पे कई सारे प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए इस पूरी संरचना में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक यदि चेंजेस हो जाता है तो हमने इसमें कितने जीन देखे, दो जीन देखे, तो एक से अधिक जीन को भी ये प्रभावित कर सकता है, ध्यान रखना। और ये क्या करते हैं, ये अक्सर गंभीर फिनोटाइपिक प्रभाव जो है वो दिखाते हैं। क्रोमोसोमल एवर्शन के कारण यानी कि कॉज क्या क्या हो सकते हैं, तो सेम कॉज होंगे जो अपने म्यूटेशन के हो रहे थे। ये तो आयनाइजिंग रेडिएशन हो सकती हैं, जैसे एक्सरेज हो गई, गामा रेज हो गई। इसके अलावा एरर ड्यूरिंग म्यूसिस, म्यूसिस जब हो रहा है तो उसमें एरर्स आ सकती हैं। या फिर हम बात करें क्रोमोसोम्स के अंदर ब्रेकेज हो सकता है, या फिर उनकी जो इम्प्रॉपर रिजॉइनिंग हो सकती है, यानी कि जहाँ जुड़ने चाहिए थे वहाँ पे जुड़ नहीं रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और तीसरा होता है केमिकल म्यूटेशंस, जो हमने पिछले जो स्लाइड थी उसमें पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई जो क्रोमोसोमल एवर्शंस हैं, यानी कि जो गुणसूत्रीय विकृतियां हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं। तो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है संरचनात्मक, यानी कि किसमें चेंज आएगा,
उनकी संरचना में बदलाव आएगा। और दूसरा होता है संख्या, यानी कि संख्यात्मक रूप से यदि कोई परिवर्तन आ जाता है तो उसे अपन क्या कह देते हैं, न्यूमेरिकल एवर्शन कह देते हैं। एक एक की हम डिटेल में बात करने वाले हैं। देखना, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एवर्शंस की हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या होते हैं कि स्ट्रक्चरल एवर्शंस क्रोमोसोम की फिजिकल स्ट्रक्चर में परिवर्तन होते हैं। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है, जो प्राय क्रोमोसोम ब्रेकेज के बाद गलत रीजॉइनिंग से उत्पन्न होते हैं। यानी कि यदि क्रोमोसोम जो है वो टूट गया, ब्रेकेज हो गया, उसके बाद गलत तरीके से वो क्या हो गया है, वापस रीजॉइन हो गया है। ठीक है, जैसे यदि हम बात कर लें टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एवर्शन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक एग्जांपल एक स्लाइड से मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे पहले नंबर पर हमारे सामने आएगा कौन, डिलीशन आएगा, दूसरे नंबर पे हमारे सामने डुप्लीकेशन आएगा, तीसरे नंबर पे हमारे सामने इन्वर्जन आएगा और चौथे नंबर पर हमारे सामने ट्रांसलोकेशन आएगा। देखना, इस स्लाइड से हम सारी चीजों को समझ जाएंगे। ये हमारे पास दो क्रोमोसोम है, ठीक है, और दो क्रोमोसोम कौन से हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो जो मैंने नंबर डाला है जीन्स का नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीन इस पे है और 6 जीन इस पे है। अब होगा क्या, यदि हम डिलीशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिलीशन का मतलब होता है ये डिलेट, यहाँ पे मुख्य शब्द है। होता क्या है, देखना, गुणसूत्र का कोई भाग हट जाता है जिससे उस भाग के जीन्स नष्ट हो जाते हैं, यानी कि वो जो पोर्शन है गुणसूत्र का कोई भी पार्ट, वो पार्ट ही पूरा डिलीट हो जाता है वहां से। ठीक है, तो देखना होगा क्या, जैसे मान के चलिए 1 2 3 4 5 6, तो इस वाली आर्म्स में या फिर ये जो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम की जो ये वाली भुजा है उसमें क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 नंबर का जो जीन है वो यहाँ से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। और यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, और ये तो जीन पूरा कंप्लीट है। तो इस डिलीशन में क्या होता है कि जो भाग है वो टूट जाता है या फिर बिल्कुल ही अलग हो जाता है, डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो पहला आपका क्लियर हो गया। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसका एग्जाम्पल है क्राई2Z सिंड्रोम, जहाँ पे जो 5 यानी कि जो 5th नंबर का जीन होता है पी आर्म पर, ठीक है, 5th नंबर का जो जीन होता है या जो उसका पोर्शन होता है, वो जो भाग होता है वो वहां से टूट जाता है, ठीक है, हट जाता है, उसको डिलीट हो जाता है। क्राइडोचैट सिंड्रोम क्या होता है कि इसमें बच्चा जो है उसका सिर बहुत छोटा हो जाता है, मानसिक रूप से वो विकृत होता है और वो बिल्कुल बिल्ली के रोने जैसी उसकी आवाज आती है, जैसे बिल्ली रोती है बिल्कुल बच्चे की रोने की ऐसी आवाज आती है, इसलिए अपन इसको क्राइडोचैट सिंड्रोम कह देते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, दूसरा आता है हमारे सामने डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हूबहू दूसरा या फिर कोई जीन जो है वो इंसर्ट कर जाता है। जैसे एग्जांपल हम बात करें, यहाँ पे 1 नंबर था, 2 नंबर था, अब 3 3 क्या हो गया, यहाँ पे डुप्लीकेशन हो गया, यहाँ पे यानी कि 3 नंबर का जीन 2 बार आ चुका है। बाकी सारी चीजें आप देखेंगे सेम है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे सारी चीज सेम है, लेकिन 3 नंबर का जो जीन है वो क्या हो गया, यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन कहते हैं। गुणसूत्र के किसी भाग की पुनरावृत्ति हो जाती है जिससे जीन डोजेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें यदि एग्जांपल की बात करें तो जो ड्रोसोफिला के अंदर बार आई वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसका एग्जांपल होता है डुप्लीकेशन का। ठीक है, तीसरी हम बात करते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है कि टूट के जो भाग है वो 180 डिग्री पे घूम के वो वापस उसी जगह जुड़ जाता है। देखना कि गुणसूत्र का भाग टूटकर 180 डिग्री घूमकर पुनः उसी स्थान पर जुड़ जाता है। ठीक है, देखेंगे हम, जैसे कि मान के चलिए यहाँ से हम इस जीन की यहाँ पे बात करें तो ये 2 3 4, ठीक है, ये यहाँ से घूमेगा कितनी डिग्री पर, 180 डिग्री पर घूम के और इधर से जुड़ जाएगा। देखो एक यहाँ पे 2 3 4 आना चाहिए, लेकिन ये 180 डिग्री पे घूम के कौन सा पार्ट आ गया यहाँ पे, 4 3 2, इस प्रकार से 180 डिग्री पे घूम के वापस इसी तरीके से ये जुड़ गया है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन 2 प्रकार से होता है, एक होता है पैरासेंट्रिक और एक होता है पेरीसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक का मतलब होता है कि इसमें जो सेंट्रोसोम है वो इंक्लूड नहीं होता है, और पेरीसेंट्रिक में जो है जो हम बात कर रहे हैं किसी सेंट्रोसोम की, वो क्या होता है, यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो 2 प्रकार के इन्वर्जन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है कि जीन की लोकेशन, सॉरी, जो क्रोमोसोम का पार्ट है उसकी लोकेशन ही चेंज हो जाती है। सुनना, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम थे, ठीक है, दोनों इसके पार्ट थे। अब यहाँ पे हुआ क्या, 1 और 2 हुआ करते थे। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे 1 और 2 थे, यहाँ पे 7 और 8 थे। ये दोनों आपस में क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। यहाँ पे 7 8 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 आ गया। तो इस तरीके से दोनों ने अपनी क्या कर ली, लोकेशन चेंज कर ली। तो गुणसूत्र का भाग एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर स्थानांतरित हो जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कह देते हैं। ठीक है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इसका क्या है, एग्जाम्पल है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम एवर्शन किस प्रकार से जो प्रकार हैं वो होते हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम में विकृतियां आ जाती हैं वो 4 प्रकार से हो सकती हैं। ठीक है, चलिए ये संरचना की हमने बात कर ली। आगे हम बात करेंगे किसके आधार पर, न्यूमेरिकल के आधार पर, यानी कि नंबर के आधार पर भी गुणसूत्रों में विकृतियां आ जाती हैं। जैसे बात करें कि न्यूमेरिकल एवर्शन क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन के कारण होते हैं, जो प्राय नॉन डिसजंक्शन के कारण होते हैं। यदि हम इसमें बात करें तो यहाँ पे प्लॉइडी का मतलब होता है गुणिता। गुणिता जो है वो चेंज हो जाती है। आपको पता है कि क्रोमोसोम जो है 2 सेट के अंदर रहता है। यदि n है तो इसको अपन हैप्लॉइड कह देते हैं, ठीक है। यदि 2n है तो अपन इसको क्या कह देते हैं, डिप्लॉइड कह देते हैं। 3n होता है तो अपन इसको ट्रिप्लॉइड कह देते हैं, ठीक है।
यानी कि यहाँ से जो है सेट बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एक ही होता है क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम के क्या बनना शुरू हो जाते हैं, सेट बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। तो ये जो प्लॉइडी है दो प्रकार की होती है, एक होती है यूप्लॉइडी जिसे अपन सुगुणिता कहते हैं, और एक होती है एन्यूप्लॉइडी जिसे अपन अशुगुणिता कहते हैं। यूप्लॉइडी में क्या होता है कि सीधे ही नंबर जो है चेंज हो जाते हैं। जैसे मोनोप्लॉइडी की हम बात करें तो n होता है, डिप्लॉइडी में 2n होता है, और पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि दो से ज्यादा जो है जो डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड या फिर जो पॉलीप्लॉइड की कंडीशन है वो यहाँ पे बन जाती है। एनीप्लॉइडी की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पूरा की पूरा जो सेट होता है वही चेंज हो जाता है, उसका नंबर यहाँ पे सेम नहीं रहता। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि एनीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या हैप्लॉइड संख्या का एग्जैक्ट गुणज नहीं होती है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे n हमने मान लिया, तो अब ये जो आगे एनीप्लॉइडी कंडीशन में क्या होगा कि ये बिल्कुल इसी की संख्या में नहीं बढ़ेंगे, यानी कि इसी का एग्जैक्ट गुणज नहीं होगा। जैसे हम बात करें डाउन सिंड्रोम की जो कि ट्राइसोमी होती है 21 नंबर क्रोमोसोम की, आगे हम बात करते हैं। तो सुनना, असुगुणिता में क्या होगा, एक होगा हाइपोप्लॉइडी और एक होगा हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कंडीशन बनेगी 2n-1। ठीक है, यानी कि एक क्रोमोसोम जो है वो कम नंबर में होगा 2n में से। ठीक है, एक सेट कम पाया जाएगा। यानी कि हाइपरप्लॉइडी का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कंडीशन बनेगी 2n+1, यानी कि यहाँ पे जो सेट बनेगा उसमें एक क्रोमोसोम ज्यादा होगा। तो जो असुगुणता होती है उसमें दोनों कंडीशन बन जाती है, या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा। यदि कम है तो उसे अपन हाइपोप्लॉइडी कहेंगे, यदि ज्यादा है तो उसे अपन हाइपरप्लॉइडी कहेंगे। अब हाइपरप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी भी अलग अलग प्रकार की होती है। यदि 2n-1 कंडीशन बन रही है तो इसको अपन मोनोसोमी कहेंगे, क्योंकि एक क्रोमोसोम यहाँ पे कम हो रहा है। यदि 2n-2 कंडीशन बन रही है तो इसमें कौन सी, दो क्रोमोसोम की कमी आ रही है, इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे, नलीसोमी कहेंगे, ध्यान रखना। इसी प्रकार से यदि अपन हाइपरप्लॉइडी की बात करें तो यदि 2n+1 होगा तो अलग कंडीशन बनेगी, और 2n+2 होगा तो इसको अपन टेट्रासोमी कह देंगे। ठीक है, देखना 2n-1 कंडीशन थी तो इसे अपन मोनोसोमी कह रहे थे। इसमें क्या होगा, डिप्लॉइड सेट से एक गुणसूत्र की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी कि जो डिप्लॉइड सेट है, पहली चीज तो हमें ये पता है डिप्लॉइड सेट है, इसमें से एक क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम। आप देख पा रहे हैं कि यदि ये कंडीशन बन रही थी, इसको अपन 2n कंडीशन कहते हैं, इसमें से एक क्रोमोसोम जो है वो कम हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या दिखा देते हैं, x0 करके डिनोट कर देते हैं। ट्राइसोमी की हम यहाँ पे बात करें तो 2n+1, यानी कि एक सेट में डिप्लॉइड का जो सेट होता है उसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, जिसका एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, इसलिए यहाँ पे ट्राइसोमी इसको अपन कह रहे हैं। ठीक है, दूसरा होता है टेट्रासोमी। टेट्रासोमी जो है दो क्रोमोसोम का सेट होता है, उसमें दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाते हैं, यानी डिप्लॉइड के सेट में दो अतिरिक्त समान गुणसूत्र आ जाते हैं, इसलिए जो कंडीशन बनती है वो कौन सी बनती है, टेट्रासोमी बनती है, ध्यान रखना। पॉलीप्लॉइडी की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि दो से अधिक पूर्ण क्रोमोसोम सेट की उपस्थिति हो जाती है। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी की हम यहाँ पे बात करेंगे इस वाली कंडीशन में, तो इसमें क्या होगा कि दो से अधिक पूर्ण क्रोमोसोम सेट की उपस्थिति हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक है तो इसी प्रकार से 2n ही यहाँ पे जुड़ते हुए चले जाएंगे, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 6n हो गए, जो कि वीट के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। इस कंडीशन को अपन हेक्साप्लॉइड कह देते हैं, 6n कंडीशन यहाँ पे बनती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ पे आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हमने काफी चीजें जो है इसमें कवर कर ली हैं। वापस आपको बता देता हूँ कि हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ लिया है, इस यूनिट के अंदर ये जो टॉपिक चल रहा है हमारे, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, वापस आपको एक बार में रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू म्यूटेशन देख लिया, हिस्ट्री एंड साइंटिस्ट देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेज देख लिए, म्यूटेशंस का टाइप देख लिया, एग्जाम्पल देख लिया, और हमने क्रोमोसोमल एवर्शंस देख लिए। तो ये मेन दो टॉपिक है इसके अंदर, पहला म्यूटेशन है और दूसरा क्रोमोसोमल एवर्शंस है। आशा करता हूँ चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, यदि आपको ये बुक परचेज करनी है तो मैंने आपको बता दिया, आप फ्लिपकार्ट से इसको ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। आप इसको मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने नियरेस्ट बुक सेंटर पे जाके इस बुक का फोटो दिखा के आप उनसे मांग सकते हैं, और आपको यदि डेमो चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको बुक कहीं से अवेलेबल नहीं होती है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको ये बुक अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी डेमो पीडीएफ भी टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको यूनिट वाइज यूनिट वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।